गुड इवनिंग मेरे शेर और शेरनियों। केमिकल काइनेटिक्स के में क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। तो सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आर्हेनियस का सिद्धांत। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोटेशन बताना चाहता हूं। तो मोटिवेशनल कोटेशन है कि लाइफ में परिस्थितियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, परंतु उन परिस्थितियों से बचकर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो अपने को क्या करना है, जो विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं उन पर किस प्रकार से सामंजस्य बिठाते हुए आगे पढ़ाई करनी है, आगे कदम रखना है और पढ़ाई किस टाइप से करनी है, वह आपको बढ़िया इंटरटेनमेंट होकर पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई की श्रृंखला में अपना नेक्स्ट टॉपिक है आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस का सिद्धांत तथा सक्रियण ऊर्जा आर्हेनियस थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, आर्हेनियस बुड्ढा ये बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सभी अणु भाग नहीं लेते। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सभी अणु भाग नहीं लेते, बल्कि वही अणु भाग लेते हैं जो सक्रिय होते हैं। तो इसके अनुसार अभिकारकों के सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, बल्कि सक्रिय अणु ही भाग लेते हैं। ये आर्हेनियस का फर्स्ट पोस्टुलेशन है, फर्स्ट अवधारणा है। अब सक्रिय अणु क्या होते हैं? सक्रिय अणु वे अणु होते हैं बच्चों जो टक्कर करने या संघट्ट करने के लिए रेडी होते हैं। अर्थात वे अणु सक्रिय होते हैं जो दहलीज ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वे ही अणु सक्रिय होते हैं। तो दूसरी अवधारणा हो जाएगी अपने पास, वे ही अणु सक्रिय होते हैं जो सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब सक्रियण ऊर्जा क्या होती है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा अपने पास पॉइंट हो गया सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा बच्चों क्या होगी? वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा
जिस पर अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहलाती हैं। तो सक्रियण ऊर्जा वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है जिस पर अभिकारक के अणु उत्पाद में चेंज हो जाते हैं। तो अभिकारक के अणु उत्पाद में चेंज होने के लिए एक संक्रमण अवस्था का निर्माण करते हैं। बीच में अपने पास एक संक्रमण अवस्था ऐसी आती है जो अत्यधिक ऊर्जा वाली होती हैं, अर्थात कम स्थायी होती हैं। अर्थात जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वह उसका स्थायित्व कम होगा, अर्थात वह क्षणिक समय होती हैं जिसमें पुराने बंध टूटने की अवस्था में तथा नए बंध बनने की अवस्था में होते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा, अपने पास तीसरी अवधारणा हो जाएगी सक्रिय अणु सक्रियण ऊर्जा ग्रहण कर संक्रमण अवस्था का निर्माण करते हैं, जिसमें पुराने बंध टूटने की अवस्था में तथा नए बंध बनने की अवस्था में होते हैं, तो संक्रमण अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें पुराने बंध टूटने की अवस्था में तथा नए बंध बनने की अवस्था में होते हैं। वह अभी मैं सक्रियण ऊर्जा का जो डायग्राम बनाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब अपने पास है नेक्स्ट जो पॉइंट है आर्हेनियस सिद्धांत का, संक्रमण अवस्था क्षणिक समय अत्यधिक ऊर्जा तथा कम स्थायित्व युक्त मध्यवर्ती होता है जो बहुत कम समय में उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है। अब जो अपने पास संक्रमण अवस्था आई उसमें अगर मैं अणुओं की सांद्रता बढ़ाऊंगा तो ताप बढ़ाने पर अणुओं की सांद्रता बढ़ेगी। तो संक्रमण अवस्था में ताप बढ़ाने पर
अणुओं की सांद्रता बढ़ती हैं अतः अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। अतः अभिक्रिया वेग भी बढ़ेगा। तो ये आरएनएस की 5 अवधारणा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आरएनएस सिद्धांत से क्या करेंगे, हम सक्रियण ऊर्जा का परिकलन करेंगे। तो देखते हैं आगे। तो ये आरएनएस का सिद्धांत है। तो आरएनएस सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सभी अणु भाग नहीं लेते, बल्कि सक्रिय अणु ही भाग लेते हैं। अब सक्रिय अणु वे अणु होते हैं जो सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब सक्रियण ऊर्जा अपने पास क्या होती है, वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है जिस पर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट था अपने पास, सक्रियण ऊर्जा क्षणिक समय होती है, अर्थात अल्पकालीन होती है, बहुत कम समय में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो सक्रियण ऊर्जा का डायग्राम देखते हैं। तो अपने पास ये डायग्राम है जिसमें ए बी अपने पास क्या है, एक अभिकारक है और दूसरा अभिकारक है अपने पास, दूसरा अभिकारक है सी और डी। अब अभिकारक के अणु जिस अणु पर टक्कर करने के लिए रेडी होते हैं उस ऊर्जा को बोलते हैं औसत ऊर्जा। और अभिकारकों के अणु और संक्रमण अवस्था के बीच में जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। ये अपने पास हो गई सक्रियण ऊर्जा। जहां क्या होगा, यहां पर अपने पास पुराना बंध टूटने की अवस्था में होगा तथा नया बंध बनने की अवस्था में होगा। तो यहाँ जो पुराना बंध है ए और बी वाला, ये टूटने की अवस्था में है, और दूसरा जो सी और डी है ये टूटने की अवस्था में, और नया बंध ये बनने की अवस्था में। इसको बोलते हैं हम अभिक्रिया मध्यवर्ती, जो संक्रमण अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो संक्रमण अवस्था क्षणिक समय होगी, बहुत कम टाइम में ये किसमें चेंज हो जाएगा, उत्पाद में चेंज हो जाएगा। तो अपने पास उत्पाद बन जाएगा AC प्लस BD, ये अपने पास उत्पाद प्राप्त हो गए। और ये अभिकारक, ये जो टोटल ऊर्जा है इसको बोलते हैं दहलीज ऊर्जा। यहां से यहां तक की ऊर्जा हो जाएगी अपने पास दहलीज ऊर्जा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो दहलीज ऊर्जा है, दहलीज ऊर्जा बराबर होगा औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा, तो यहाँ से अपने पास सक्रियण ऊर्जा क्या आ जाएगी, सक्रियण ऊर्जा आ जाएगी जो टोटल ऊर्जा है दहलीज ऊर्जा, उसमें से अगर औसत ऊर्जा को माइनस कर देते हैं तो वह जो ऊर्जा होती है वह अपने पास सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान कम होने पर जो अभिक्रिया मध्यवर्ती हैं वह अपने को पहले ही मिल जाएगा। यहीं पर अभिक्रिया मध्यवर्ती
मिल जाएगा, अर्थात संक्रमण अवस्था पहले ही अपने को मिल जाएगी। तो अभिक्रिया को उत्पाद में चेंज होने के लिए जो पाथ है वह कम ट्रेवल करना पड़ेगा। इस कारण उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये अपने पास हो गई उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान कम होने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया को बहुत कम पाथ ट्रेवल करना पड़ता है। अब अपने पास दो अभिक्रिया आती है, एक उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है और दूसरी होती है उष्मा सेपी अभिक्रिया। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए कर्व कैसे आएगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब है वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो रहा है, वह उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। और दूसरा है उष्मा सेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करूं तो उष्मा शोषी अभिक्रिया का सिंपल एग्जांपल है, जैसे जल में मैंने क्या डाल दी, चीनी डाल दी। तो जल में चीनी डालने पर जो जल है वह पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाएगा? क्योंकि जल द्वारा उष्मा का क्या कर लिया गया है, शोषण कर लिया गया है, अवशोषण कर लिया गया है। तो यहाँ पर उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए जो ग्राफ आएगा वह अपने पास ऐसा ग्राफ आएगा। ये अपने पास अभिकारक हो गए AB प्लस CD, ये उत्पाद हो गया AC प्लस BD, और ये अपने पास हो गई सक्रियण ऊर्जा, और ये वाली ऊर्जा बोल सकते हैं इसको E1 बोल सकते हैं, और ये वाली E2। यहाँ संक्रमण अवस्था बनेगी AB और CD, जिसमें AB वाला और CD टूटने की कंडीशन में है और ये वाला बनने की कंडीशन में। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए अभिकारकों से संक्रमण अवस्था तक की जो ऊर्जा है उसका मान संक्रमण अवस्था से उत्पाद तक की ऊर्जा के मान से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस में E1 की वैल्यू E2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरी हम बात करें उष्मा सेपी अभिक्रिया के लिए, तो उष्मा सेपी अभिक्रिया के लिए जो कर्व है वह इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया अभिकारक, और यहाँ संक्रमण अवस्था का निर्माण होगा ABCD संक्रमण अवस्था, जिसमें AB बंध टूटने की अवस्था में और CD बंध टूटने की अवस्था में तथा AC और BD बंध बनने की अवस्था में। तो यहाँ उत्पाद बन जाएगा अपने पास AC प्लस BD। जो ये ऊर्जा होगी इसको बोलेंगे सक्रियण ऊर्जा। ये अपने पास हो गई सक्रियण ऊर्जा। अभिकारकों के अणुओं की ऊर्जा हो गई E1 और संक्रमण अवस्था से उत्पाद तक की ऊर्जा हो गई E2। तो इस केस में E2 का मान E1 से ज्यादा होगा उष्मा सेपी अभिक्रिया के लिए। तो ये था अपने पास उष्मा शोषी और उष्मा सेपी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का आरेख, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात सक्रियण ऊर्जा का परिकलन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक है सक्रियण ऊर्जा का परिकलन।
इंग्लिश में बोले तो जनता लोग इसको क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने बात की थी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है जिस पर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। तो आरएनएस समीकरण की सहायता से एक्टिवेशन एनर्जी का परिकलन अपने को करना है। तो आरएनएस समीकरण से तो जनता लोग आरएनएस बुड्ढे ने एक समीकरण दी जो K इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी, जिसे आरएनएस समीकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ ए आरएनएस कांस्टेंट है, ई एक्सपोनेंशियल है, ई ए सक्रियण ऊर्जा है, आर गैस स्थिरांक है और टी क्या है, परम ताप है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस समीकरण का दोनों तरफ एलएन ले रहा हूं। तो समीकरण एक का दोनों तरफ एलएन लेने पर तो समीकरण का एलएन लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से एलएन के इक्वल्स टू एलएन ए। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी बाहर आ जाएगा और एलएन ई हो जाएगा। अब इस एलएन ई की वैल्यू क्या होती है अपने पास, एलएन ई का मान होता है 1 होता है। तो यहाँ एलएन ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एलएन जो परिभाषित होता है वह log बेस ई पर होता है। तो log ई बेस ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज समझ में आया आपके, ये यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है एल एन एम इंटू एन का। तो पहले तो इसको भले ऐसे लिख सकते हैं, आप समझ में नहीं आई है तो एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए। अब ये आगे वाली चीज लिखनी है अपने को, इनटू में है तो प्लस में एल एन ई की पावर में ई ए डिवाइड बाय आर टी। अब पावर वाली टर्म क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। इस वजह से मैंने एक स्टेप छोड़कर ऐसा लिख दिया, क्योंकि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एल एन एम इंटू जो एन का फॉर्मूला है वो किस में खुलेगा, वो प्लस में खुलेगा। तो यहाँ से एल एन एम प्लस एल एन एन हो जाएगा। इस फॉर्मूले से मैंने इसको ब्रेक किया है। तो यहाँ से ये वैल्यू 1 हो गई। तो इस एल एन वाली क्वांटिटी को लॉग में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2.303 से गुणा करेंगे। तो एल एन को लॉग में परिवर्तित करने के लिए 2.303 से गुणा करते हैं। तो वही करना है अपने को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग के बराबर 2.303 लॉग ए। और यहाँ अपने पास
कुछ वैल्यू है नहीं ln की, इस वजह से ये एज इट इज ऐसे के ऐसे आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब समीकरण 3 में 2.303 का भाग लगाने पर, तो समीकरण 3 में 2.303 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये अपने पास बन जाएगा log के, जिसको मैं आगे लिख रहा हूं, यहाँ स्पेस है नहीं तो इसको इधर लिख रहे हैं हम। तो ये बन जाएगा अपने पास log के इक्वल्स टू log a माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 R और T बन जाएगा। ये अपने पास समीकरण नंबर 4 आ गई। अब समीकरण नंबर 4 में अगर आपके क्वेश्चन आए कि log के और 1/t के बीच में आपको आरेख ड्रॉ करना है, तो log के और 1/t के बीच में अगर आरेख ड्रॉ करने के लिए पूछे आपको, तो log के अपने को दिख रहा है y में, इस वजह से इसको y एज्यूम कर लेंगे, और 1/t अपने को दिख रहा है x में, इस वजह से 1/t को x एज्यूम कर लेंगे। तो जो भी x के मल्टीप्लीकेशन में होगा वह m होगा, m बोले तो डाल होगा, स्लोप होगा, और जो भी प्लस में क्वांटिटी होगी वह इंटरसेक्ट होगी। तो यहाँ जो अंतःखंड है इंटरसेक्ट वह log a है जो कि पॉजिटिव है, जबकि जो अपने पास डाल है वह नेगेटिव में माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 R है। तो डाल नेगेटिव है, इस वजह से क्या x के साथ क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा, और अपने पास जो अंतःखंड है वह पॉजिटिव दे रखा है तो x को ऊपर से काटेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास अंतःखंड बोले तो log a हो जाएगा, और डाल क्या हो जाएगा, डाल अपने पास इस जो ग्राफ है इसका डाल अपने पास हो जाएगा माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 R। ये अपने पास इसका क्या हो गया, डाल हो गया। तो ये इसका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं वेग नियतांक की। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ तक। अब वेग नियतांक है जो केवल ताप की सुनता है, वेग नियतांक बच्चों केवल ताप की सुनता है और किसी की नहीं सुनता, अर्थात वेग नियतांक ताप से प्रभावित होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यदि T1 ताप पर वेग नियतांक K1 है, जो T2 ताप पर K2 हो जाता है, अतः समीकरण 4 T1 ताप पर क्या हो जाएगी, T1 ताप पर अपने पास क्या हो जाएगी, T1 ताप पर हो जाएगी log K1 इक्वल्स टू log A माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 R T1, ये हो जाएगी अपने पास T1 ताप पर। इसको समीकरण नंबर 5 दे देंगे। इसी प्रकार T2 ताप पर समीकरण अपने पास क्या हो जाएगी, T2 ताप पर समीकरण हो जाएगी log K2 बराबर
log a माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर टी टू हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर 6 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 6 माइनस समीकरण 5 से, तो समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाएंगे, तो 5 को घटाएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करना है तो अपने पास आ जाएगा log k2 माइनस log k1 इक्वल्स टू, ये इससे क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो कॉमन आएगा अपने पास वह आएगा ई ए अपॉन 2.303 आर, ये माइनस का कॉमन आ जाएगा, और 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 ये आ जाएगा। अब अपने को पता है log m माइनस log n क्या होता है, तो log m माइनस जो log n है वह डिवाइड में हो जाता है, ऐसा लघु गणक का नियम बोलता है। तो लघु गणक के नियम से जो अपने पास समीकरण आए उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log k2 डिवाइड बाय log k1 बराबर माइनस ई ए डिवाइड बाय 2.303 इंटू आर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 लिख सकता हूँ, जिसको आगे सोल्व करेंगे तो log k2 डिवाइड बाय k1 बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, एलसीएम अपने पास आ जाएगा T2 और T1, तो यहाँ हो जाएगा T1 माइनस T2। तो बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी सहायता से सक्रियण ऊर्जा का परिकलन कर सकते हैं। अब सक्रियण ऊर्जा का परिकलन कैसे करेंगे, T1 ताप पर आपको वेग नियतांक K1 दे रखा होगा और T2 ताप पर वेग नियतांक K2 कितना हो जाता है वह भी दे रखा होगा, तो उसकी सहायता से EA का मान हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से सक्रियण ऊर्जा का परिकलन इस प्रकार कर सकते हैं, यदि T1 ताप पर वेग नियतांक K1 दे रखा है और T2 ताप पर वेग नियतांक K2 दे रखा है, तो ये था अपने पास सक्रियण ऊर्जा का परिकलन करने का फॉर्मूला। तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये अपना केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का चैप्टर आता है। तो इसमें न्यूमेरिकल वगैरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक थ्योरेटिकल पूछा जाता है क्वेश्चन और एक डेफिनेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।